यस कम इन। नमस्ते, बैठिए। अपना परिचय दें, अपना एकेडमिक बैकग्राउंड बताएं, क्या कर रही हैं ये बताएं। मैंने मेरी स्कूलिंग वर्ष 2018 में विवेकानंद सीनियर सेकेंडरी स्कूल से कंप्लीट की है और मैंने अपना ग्रेजुएशन बीएससी में किया है पंडित दीनदयाल शेखावत यूनिवर्सिटी सीकर से, और अभी मैं वर्ष 2024 से कोऑपरेटिव इंस्पेक्टर के पद पर कार्यरत हूँ। कोऑपरेटिव इंस्पेक्टर के पद पे कहाँ कार्यरत हैं आप? नागौर में। नागौर में। जी सर। आपका एकेडमिक बैकग्राउंड बड़ा बढ़िया है, 92%, 91%, 75%। तो आपने एकेडमिक्स क्यों नहीं परस्यू किया? आप तो बहुत अच्छी ब्रिलियंट स्टूडेंट हैं। जी सर, लेकिन मैं प्रशासन में जाना चाहती थी तो इसलिए मैंने आर्ट्स को। प्रशासन में जाना चाहती थी तो पीसीएम क्यों किया? सर क्योंकि पहले ये होता था जब हम करते थे, जब 11th में जब हमें सब्जेक्ट चॉइस करना होता था तब ये होता है कि आपकी किस्मत अच्छे मार्किंग आए तो ऐसे बताने वाला कोई था नहीं कि आप क्या करो। तो चलिए, अच्छे नंबर आए तो साइंस लेना है। हाँ, साइंस ले लो। तो उसके बाद फिर बीएससी क्यों किया? फिर इंजीनियरिंग कर सकते थे। जी, क्योंकि मुझे प्रशासन में आना था। जैसे मैं 12th में आई तो हमारे जो टीचर वगैरह थे तो वो जैसे प्रशासन के बारे में बताते थे, तो ऐसा था तो कि क्या चीज आपको इसमें लगी कि आपको ये लगा कि मुझे यही मेरे लिए ड्रीम जॉब है, मुझे यही आना है? जी सर, इसकी एक कहानी है बहुत इंटरेस्टिंग सी कि हमारे गांव के पास में किसी का आरएस में सिलेक्शन हुआ था, तो उनको मतलब ऐसे सबने बोला कि बहुत अच्छी पोस्ट है, ऐसे बहुत उनको अप्रिशिएट किया गया। तो मुझे था कि मुझे भी ऐसी जॉब में जाना है जहाँ पर मुझे भी सभी अप्रिशिएट करें। तो सर मैंने। आपको मालूम है इस जॉब में आपको क्या क्या दायित्व होंगे, आपके क्या क्या आपकी जिम्मेदारियां होंगी? जी सर। जी सर, इसमें जैसे आप एसडीएम बनते हो तो आपको लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना होता है, डेवलपमेंट की एक्टिविटीज में भी काम करना होता है, तो एक उपखंड संभालना होता है एजेंट। ओके। एसडीएम का रोल रेवेन्यू में भी होता है कुछ? जी सर। क्या होता है? सर रेवेन्यू के अंदर जो तहसीलदार से जो सुनवाई करता है, जो भी राजस्व मामलों की, उन पर अपीलीय अधिकार होता है, और जो भी गिरदावरी वगैरह होते हैं जो उनका निरीक्षण करता है वो। चलिए, बहुत बढ़िया। आप सीकर से हैं बेसिकली? जी सर। सीकर को आजकल एजुकेशन हब कहने लगे हैं। जी सर। तो क्या आप सहमत हैं इस बात से? हाँ सर, इस बात से मैं सहमत हूँ, क्योंकि यहाँ पे जो भी पहले कोटा को समझा जाता था, कोटा को बहुत एजुकेशन। तो आपके राय में एजुकेशन और कोचिंग एक ही चीज है? जी सर, कोचिंग ऐसे नहीं बोल सकते कि तो ये यहाँ पे जो जिसको हम एजुकेशन हब कह रहे हैं, ये मेनली कोचिंग सेंटर, कोचिंग हब है ये? कोचिंग हब है या एजुकेशन हब है? ये मैं जानना चाहता हूँ। सर कोचिंग हब बोल सकते हैं हम ऐसे, क्योंकि यहाँ पे कोचिंग अभी बहुत डेवलप हो रही है और लोग बहुत कोचिंग के लिए आ रहे हैं। लेकिन अब अगर हम बात करें कि यहाँ के जो लोग हैं, यहाँ के सीकर के या शेखावटी में आने, तो एजुकेशन भी बहुत अच्छे से काम कर रहा है, क्योंकि लोग बहुत एजुकेटेड हो रहे हैं, लोग बच्चों को भी पढ़ा रहे हैं, और अच्छी अच्छी जो पोस्ट होती है जैसे नीट, आईआईटी, यहाँ के लोग जा रहे हैं। कोचिंग को लेके पिछले कुछ समय में काफी समाज में काफी चर्चा हुई। कई लोगों की जो स्ट्रेस लेवल इतना ज्यादा हो जाता है बच्चों का जी कि सर। कई सुसाइड की कभी आया। तो कुछ सरकार ने कुछ इस दिशा में कुछ किया है क्या? हाँ सर, इसमें सरकार ने ऐसा बोला है कि आप काउंसलर रखो अपनी कोचिंग्स में, क्योंकि बच्चे मानसिक तनाव से ग्रसित हो रहे हैं, आत्महत्या जैसे काफी केसेस। तो इसकी जिम्मेदारी किसकी है? ये बच्चों में जो मानसिक तनाव हो जाता है, इसका जिम्मेदार किसको मानती हैं आप? सर इसका जिम्मेदार में मुझे लगता है सभी है, हमारा समाज भी है, जहाँ पर बहुत ज़्यादा कंपटीशन हो रहा है, और हम अपने बच्चों का ऐसे पालन पोषण नहीं कर रहे हैं कि वो ऐसे कंपटीशन को सहन करने की क्षमता रख सके, क्योंकि पहले तो मार्किंग पे डिपेंडेंट होती है स्कूलिंग शिक्षा, तो और फिर बहुत ज़्यादा कोचिंग सिस्टम हो गया है 12th के बाद। क्या सुझाव है आपका? मुझे तो सर ऐसे लगता है कि हमें जो प्राइमरी एजुकेशन है ना, वहीं से इस पे कार्य करना चाहिए, क्योंकि अगर हमारी वहीं से बच्चों की शिक्षा गुणवत्तापूर्ण होगी तो कोचिंग की जरूरत ही ना पड़े। आप कोऑपरेटिव इंस्पेक्टर हैं? जी सर। तो किस तरह का काम होता है कोऑपरेटिव इंस्पेक्टर का? सर कोऑपरेटिव इंस्पेक्टर में 2-3 दायित्व दिए जाते हैं। सामान्यतः जो डीआर ऑफिस होता है, डेप्यूटी रजिस्ट्रार, जो फील्ड में वर्क करता है, उसके अंदर में हमें जो कोऑपरेटिव सोसाइटी जो होती है, ग्राम सेवा सहकारी समितियाँ, उनका गठन का कार्य दिया जाता है, उन पे निरीक्षण का कार्य दिया जाता है, और अगर आप केवीएसएस कर सहकारी समिति में कार्यरत होते हो तो आपको खरीद का कार्य संभालना होता है। कोऑपरेटिव मूवमेंट की जानकारी है आपको? कोऑपरेटिव मूवमेंट? जी सर, कोऑपरेटिव मूवमेंट जो हमारे राजस्थान में देखे तो एक सरस डेयरी के माध्यम से
इसके माध्यम से ज़्यादा रिवाइव हुआ है। और अगर इंडिया के स्तर पर देखें तो अमूल डेयरी के माध्यम से कोऑपरेटिव को एक जन आंदोलन के रूप में देखा गया है। कौन थे इसके जनक? सर अभी थोड़ा याद, नाम याद नहीं? अभी थोड़ा हाँ? कॉल नहीं कर पा रही सर। चलिए कोई बात नहीं। चलिए तो कोऑपरेटिव से बाहर निकलते हैं। कोऑपरेटिव तो मतलब होता है एक दूसरे के सहयोग से। सहयोग पर हाँ, आधारित। लेकिन आजकल जो विश्व में जो व्यवस्था आ रही है वो तो असहयोग की ज्यादा चल रही है। सहयोग पे चल रही है जी सर। तो कौन सी समस्या आपको लगती है जो बहुत महत्वपूर्ण है विश्व के लिए, जिस पे तुरंत कुछ करना चाहिए अन्यथा गड़बड़ हो जाएगी? सर मुझे लगता है शांति पे, हमें पीस पे कार्य करना चाहिए। तो कहाँ से शुरुआत करें? कहाँ पे सबसे आपकी प्रायोरिटी क्या रहेगी इस समय जो वर्तमान में जो ये अंतर्राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य है? जी सर। उसमें किस प्रॉब्लम को आप सबसे महत्वपूर्ण मानती हैं जिस पे इमीडिएटली काम करना चाहिए? जी सर, जैसे अभी जो युद्ध में ग्रस्त रह रहे हैं, हर कोई देश युद्ध में उलझ रहा है। कौन सी युद्ध को आप प्रायोरिटी देंगे आपको अगर सुधारने का मौका मिले तो, और क्यों? इसमें मुझे लगता है अभी जो करंटली जो चल रहा है इसमें मध्य पश्चिम में चल रहा है, जो ईरान पर भी हमला किया इजराइल ने, और आज उसमें यूएस ने भी दखल दिया है। तो मुझे लगता है ऐसे युद्ध की बजाय हमें शांति वार्ता पे ज़्यादा जोर दिया जाना चाहिए। और जो इसमें एक है कि परमाणु हथियार बनाने का जो हो रहा है, तो उसमें मुद्दा क्या है इस युद्ध का? मूल सर इसमें यही है कि जो इजराइल और जो यूएस है उनका ये मानना है कि जो इराक है वो परमाणु हथियार बना ईरान है जो परमाणु बम बना सकता है। तो उनका ये है कि आप परमाणु बम नहीं बनाए, उनकी ये क्षमता को नष्ट करना है। बनाने तो क्या फर्क पड़ता है, इतने सारे देशों के पास परमाणु बम है। जी सर, बाकी जिन नॉर्थ कोरिया के पास है जो कि कट्टर दुश्मन है, तो भी तो चल रहा है, क्या दिक्कत है? जी सर, इसमें ये कि इजराइल के पास पावर और उनके आपस की दुश्मनी भी है। इजराइल की क्या दुश्मनी? क्योंकि इजराइल और फलस्तीन का जो युद्ध चल रहा है उसमें जो ईरान है ये फलस्तीन का समर्थन करता है। तो पाकिस्तान भी समर्थन कर रहा है? जी सर, बहुत सारे देश हैं वो समर्थन कर रहे हैं। जी सर, लेकिन उसमें ईरान के अंदर यूएसए का भी अपने हित है कि यहाँ पे जो परमाणु हथियार बना रहा है उसका यूएस का क्या हित है इसमें? एक तो सर परमाणु हथियार बना रहा है, और दूसरा ये कि जो यहाँ के तेल के संसाधन है उस पे भी जो अपना रोक लगा के पूरी विश्व व्यवस्था को बाधित कर सकता है ईरान। चलिए सर। एक कोऑपरेटिव मिनिस्टर जब से अमित शाह बने हैं जी सर सेंट्रल में, जी सर, तब से कोऑपरेटिव मूवमेंट पे है वो बहुत ज्यादा जोर दे रहे हैं। जी सर। इस संदर्भ में क्या क्या काम किए उन्होंने वो कोऑपरेटिव सेक्टर में कि जिससे हम ये कहें कि कोऑपरेटिव सेक्टर अभी ग्रोथ कर रहा है? जी सर, उन्होंने कोऑपरेटिव को एक जन आंदोलन बनाने की बोला है कि आप कोऑपरेटिव को जन आंदोलन बनाए, क्योंकि ये बॉटम टू टॉप अप्रोच है कि यहाँ पे जो जनता है खुद भागीदार लेकर लोकतांत्रिक तरीके से साथ में आते हैं। तो उनका ये मेन उद्देश्य है कि जो भी गरीब वंचित है ना उनको भी आर्थिक सशक्तिकरण किया जाए। तो सर इसमें ये है कि उन्होंने एक तो जो ग्राम सेवा सहकारी समिति है उनको बनाने पे जोर दिया है कि आप वो बनाइए ताकि लोगों की जो संस्थागत ऋण है उस तक पहुंच बढ़े, क्योंकि ऐसे साहूकार जो बिचौलिए होते हैं उनके साथ में फंस जाते हैं ये, और वो ऊंची ब्याज दरों पे देते हैं। और इसके अलावा उन्होंने कोऑपरेटिव के साथ में मिलकर कुछ जैसे ओला होती है, टैक्सी वगैरह, उनको चलाने की भी ऐसे बोला है कि आप सहकारी टैक्सी चलाते हैं हम, कोऑपरेटिव टैक्सी। जी, कोऑपरेटिव टैक्सी की बात की। इसके अलावा जो सहकारी समिति है उनको बहुउद्देशीय बनाने पे बात की है कि पहले हम केवल ऋण देने पर कार्यरत थे, अब हम ऋण नहीं, इनके माध्यम से खाद भी प्रोवाइड करवाते हैं, बीज भी प्रोवाइड करवाते हैं। तो इनको एक बहुउद्देशीय बनाने पर भी जोर दिया है। स्वतंत्रता प्राप्ति से बहुत पहले से ही कोऑपरेटिव मूवमेंट है वो चल रहा है, लेकिन इतने लंबे टाइम के बाद भी कोऑपरेटिव मूवमेंट है वो सक्सेस नहीं हो पाया था। क्या कारण मानते हैं इसका? सर इसका मेन कारण तो यही है कि जो एक सहयोग की भावना है उसकी कमी है और लोगों में जागरूकता नहीं है इस मामले में। क्योंकि जब लोग जागरूक होते हैं तो एक साथ अपने आप आ जाते हैं, वरना सरकार को प्रयास करना होता है कि आप साथ में हो, आप अगर इस तरीके से काम करते हो तो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। तो इसमें ये है कि लोगों में जागरूकता नहीं है। एक कोऑपरेटिव यूनिवर्सिटी का भी कंसेप्ट है वो अमित शाह लेके आए हैं। जी सर। ये कहाँ खोलने की बात कर रहे हैं कोऑपरेटिव यूनिवर्सिटी? सर गुजरात में खोलने की बात की उन्होंने कोऑपरेटिव।
उसका क्या थीम क्या है, कोऑपरेटिव यूनिवर्सिटी खोलने का है? सर इसमें यही है कि कोऑपरेटिव को कैसे हम जन आंदोलन बनाया जाए, कैसे इसको लोगों तक पहुंचा जाए, इस पर अनुसंधान करना है, लोगों को ज्यादा से ज्यादा जागरूक करना है इस मामले में, कोऑपरेटिव में। राजस्थान कोऑपरेटिव एक्ट सर 2001 में। 2001 जी सर। क्या है इसके कुछ प्रोविजंस? पहले 1965 था, 65 के बाद में 2001 लाया गया। क्या मेजर क्या चेंज किया गया है सर इसमें कोऑपरेटिव जो जीएसएस वगैरह होती है, जो समितियां बनती है, उनकी स्वतंत्रता का प्रावधान किया गया है। पहले जो इन कोऑपरेटिव का निरीक्षण या ऑडिट का कार्य करते थे ना, वो कोऑपरेटिव इंस्पेक्टर के द्वारा किया जाता था, लेकिन इसमें फिर कोऑपरेटिव इंस्पेक्टर की बजाय जो रजिस्ट्रार द्वारा नियुक्त चार्टेड अकाउंटेंट होते हैं उनके द्वारा प्रावधान किया गया, आप उनसे करवा सकते हो। लेकिन वर्ष 2017 में फिर काफी अनियमितताएं देखी गई, तो उसमें वापस कोऑपरेटिव इंस्पेक्टर को ये कार्य दिया गया। जैसे ये जो हाउसिंग कोऑपरेटिव सोसाइटीज की जो स्थापना की गई थी, वो बहुत नोबल रूप में की गई थी कि सभी को हो अच्छे मकान और सभी, लेकिन इसका इतना दुरुपयोग हुआ है कि बहुत ज्यादा कोऑपरेटिव हाउसिंग कोऑपरेटिव सोसाइटीज को है वो ब्लैक लिस्टेड कर दिया गया। क्या कारण है इस तरह का? सर इसका एक तो ये कारण था कि इनकी निगरानी सही से नहीं की गई, और इनके जो कोऑपरेटिव जो सोसाइटीज बनी थी, उन्होंने पट्टे पर पट्टे देना चालू कर दिया गया, और काफी अनियमितताएं देखी गई, लोगों को 2-2 बार दे दिए गए। और जैसे जो रिफ्यूजी सोसाइटी हाउसिंग सोसाइटी थी ना शुरू में, तो तब एक नोबल के रूप में था कि भाई जयपुर में जो आवास निर्माण है वो इनके द्वारा ही किया जाएगा, लेकिन फिर इनमें काफी अनियमितताएं देखी गई। इनके जो सदस्य थे उनको भी जो लाभांश बांटने को लेकर काफी अनियमितताएं देखी गई। ये जो कोऑपरेटिव बैंक्स हैं, जी सर, इनमें भी आम आदमी का है वो विश्वास बहुत कम रहा है। नेशनलाइज और प्राइवेट सेक्टर के बैंक है वो कोऑपरेटिव बैंक्स की तुलना में बहुत आगे हैं। क्या कारण मानते हैं कि कोऑपरेटिव बैंक हम वो इतने पॉपुलर है वो नहीं हो पाए? सर एक तो इसका कारण है कि सुविधाएं नहीं है, लोगों को सुविधाएं नहीं मिलती है इनमें। जो बाकी जो बैंक्स होते हैं वो काफी अब सुविधाएं देते हैं, ये केवल ऋण देने पर कार्यरत, और कभी कभी इनमें ऋण भी नहीं दिए जाते हैं। और इसके अलावा जो बैंक्स होते हैं, शुरुआत में जो लोगों को पहुंच भी नहीं थी, और इनमें ऋण देने वाली अनियमितताएं काफी देखी जाती है कोऑपरेटिव बैंक्स में। क्या कई कोऑपरेटिव बैंकों पे सबसे ज्यादा इम्पैक्ट आया है ये जो लोन माफ कर देती है गवर्नमेंट है? जी सर, काफी एनपीए इनका घाटे में चल रही है इस वजह से, क्योंकि सरकार जो किसानों के ऋण तो माफ कर देती है, लेकिन उनको बैंकों को पैसा समय पर नहीं मिलता है, इस वजह से बैंकों में एनपीए बढ़ रहा है और वो घाटे में जा रही है। ठीक है, थैंक यू। जी सर, अभी थोड़े दिनों पहले न्यूज़पेपर में था, इंडिया विश्व की चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। तो ये जो अर्थव्यवस्था बना है ये किस आधार पे देखते हैं हम? जीडीपी के आधार पे देखते हैं? क्या क्राइटेरिया होता है? सर जीडीपी। किन आंकड़ों के आधार पर? तो कौन सी जीडीपी, नॉमिनल जीडीपी या रियल जीडीपी? सर नॉमिनल जीडीपी पे देखा गया, जो अभी देखी गई है। चौथे नंबर पे आ गया इंडिया। जी सर, चौथे। तो इंडिया भी अगर आप जीडीपी की टर्म्स में देखते हैं तो चौथे नंबर पे आ गया है। जी सर। फिर भी अभी इंडिया विकासशील देश ही है। जी सर, क्यों? अभी भी विकसित देशों की सूची में इंडिया नहीं है। जी सर। ये क्या डिफरेंशिएटिंग क्राइटेरिया विकसित और विकासशील देशों के बीच? है कि पैसे तो है लेकिन लोग बहुत ज्यादा हैं, तो लोगों के अगर हम देखें कंपेयर में तो लोगों के पास नहीं है, तो कुछ ही लोगों का विकास हो पाया है, बाकी लोग इस विकास से पिछड़े हुए हैं। किस तरह पिछड़े हुए हैं? मुझे एक तो विकसित और विकासशील देशों की अवधारणा के बारे में बताइए, क्या अवधारणा है? तो सामान्य तो ये क्या क्राइटेरिया है, क्या चीजें देखी जाती है? जैसे सभी जो आधारभूत ये सुविधाएं होती है, जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, अगर इनकी सबकी पहुंच देखी जाए और जो हमारे पास पैसों का वितरण होता है उनमें देखा जाए तो विकसित देशों में समान होता है, लगभग ज्यादा डिफरेंस नहीं होता है लोगों के बीच। लेकिन अगर भारत के संदर्भ में हम देखें तो जो हमारे देश के अमीर लोग हैं उनके पास बहुत सारे ज्यादा पैसे हैं, बहुत संसाधन तक पहुंच है, लेकिन जो गरीब लोग हैं उनके पास में नहीं है, वो अपनी आधारभूत सुविधाएं भी पूरी नहीं कर पा रहे हैं। ओके, अभी रिसेंटली G7 का समिट हुआ है, कहाँ हुआ है? जी सर, कनाडा में हुआ है। कौन कौन से देश पार्टिसिपेंट्स हैं, मतलब मेंबर्स हैं G7 के? एक तो कनाडा, यूएसए, यूके, जर्मनी, जापान, फ्रांस, इटली और EU। ओके, अभी परिसीमन आयोग के गठन को लेकर भी चर्चा चल रही है। जी सर। क्या होता है परिसीमन आयोग? सर परिसीमन आयोग जो निर्वाचन क्षेत्र होते हैं
उनका जनसंख्या का आधार पर निर्धारण करते हैं ताकि ताकि सभी निर्वाचन क्षेत्र में जनसंख्या समान अनुपात में रहे। ओके, तो अभी कौन से आर्टिकल के तहत प्रावधान है परिसीमन आयोग को लेकर भारत में? 82। और राज्यों में जो असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज होती हैं उनके लिए? चलिए कोई बात नहीं, बढ़िया। योगा डे अपन ने कल सेलिब्रेट किया है। जी सर। इंटरनेशनल योगा डे, क्या थीम थी? वन अर्थ वन हेल्थ। वन अर्थ वन हेल्थ, ओके। आप बताइए, अभी थोड़े दिनों पहले ही राष्ट्रपति ट्रंप द्वारा जो पाकिस्तान के सेनाध्यक्ष हैं असीम मुनीर, उन्हें डिनर पे इनवाइट किया गया है। किस तरह देखते हैं इसको भारत के परिप्रेक्ष्य में? इसमें ये देखते हैं कि अमेरिका अपने हित सबसे ऊपर रखता है, भारत को अच्छा दोस्त बनाते हुए भी जब अमेरिका को ये लगा कि उसका हित ज्यादा पाकिस्तान में है तो उन्होंने पाकिस्तान को अपने पाले में लिया है। नहीं, अमेरिका को ऐसा तो नहीं लगना चाहिए, अमेरिका का हित तो आज भी भारत में ही है। जी सर, सही है, लेकिन जैसे उनका ईरान पे हमला करने को लेकर तो जैसे आर्टिकल्स आ रहे हैं उनके अनुसार ये कि जो अमेरिका है वो पाकिस्तान के एयरबेस को अपना यूज करना चाहता है। इसके अलावा ट्रम्प का ऐसे बोलते हैं निजी हित भी है, जो से अभी आज की न्यूज है कि क्रिप्टो करेंसी को लेकर उन्होंने अपना निजी व्यापार भी इसमें किया है। तो सर प्लीज। चलिए, आप बैडमिंटन खेलती हैं? जी सर। किसी कॉम्पिटिटिव लेवल पे खेली हैं कभी? नहीं सर, स्कूल कॉलेज में। स्कूल कॉलेज में खेलती हैं? कोई आपका फेवरेट प्लेयर बैडमिंटन का? सर पीवी सिंधु। पीवी सिंधु। प्रकाश पादुकोण जानती हैं? जी सर। क्या किया था उन्होंने? सर इन्होंने 8 बार उन्होंने नेशनल जो सीनियर बैडमिंटन चैंपियनशिप जीती है। इसके अलावा इन्होंने जो चाइना के खिलाफ, चाइना का एक दबदबा रहा था इसमें बैडमिंटन में, तो उन्होंने पहली बार चाइना के दबदबे को बैडमिंटन में तोड़ा था। क्या थी उनकी मुख्य उपलब्धि, क्या थी? जी सर, उन्होंने एक तो जो इंग्लैंड ओपन जीता था। ऑल इंग्लैंड ओपन। ऑल इंग्लैंड ओपन जीता। चलिए, आपका इंटरव्यू पूरा हुआ, आप जा सकते हैं। थैंक यू।